सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, छायावाद का समय 1918 से 1936 है। 1930 के आसपास यूं कहूंगा कि कुछ धाराओं का जो प्रस्फुटन हुआ, उसको गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो 3 धाराओं में विभाजित करते हैं। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसे आनंद, मस्ती, उल्लास और हाला का काव्य कहते हैं, हालावाद नाम से हम पुकारते हैं। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, राष्ट्रीय काव्य धारा या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, जो इसका दूसरा भाग जो आता है, उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। हालावाद हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। ये जो काव्य धारा है, इसका नाम राष्ट्रीय काव्य धारा है। अब एक सामान्य विद्यार्थी जिसका हिंदी साहित्य से बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ा है, उसके मन मस्तिष्क में यह आ सकता है, क्योंकि जब वो आधुनिक काल की शुरुआत करता है, और आधुनिक काल की शुरुआत में सबसे पहले जब वो भारतेंदु युग की बात करता है, और यहां तक कि आधुनिकता की शुरुआत जहां से होती है, यहां मैं इसको यूं कहूंगा कि आधुनिकता की शुरुआत जहां से होती है, उस शुरुआती बिंदु में ही एक हिंदी के विद्यार्थी को यह सिखाया जाता है कि अब आगे जितने भी कवि आएंगे, ये राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, राष्ट्रीय भावना है। अंग्रेजी जो सत्ता, जो हम उपनिवेश थे, उनके विरुद्ध एक तरह से ये बिगुल बजा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम भारतेंदु युग में आते हैं। भारतेंदु युग का एक स्वर, एक विशेषता, हम राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जागरण हम वहां पर पाते हैं। वो राष्ट्रीय जागरण किस प्रकार का था? मैंने आपको कहा कि वो देश प्रेम की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही उस समय का जो साम्राज्य था, जो जनता जो थी, उस समय का जो शासन था, उस शासन की भी, मानी ब्रिटिश शासन की भी वो तारीफ कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग का कवि जो भारतेंदु में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय जागरण का जो दबा हुआ जो स्वर था, वो और प्रखर होता है। और द्विवेदी युग में ये हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है, ये और हमें प्रखर दिखाई देती है। प्रखर राष्ट्रीय चेतना हमें दिखाई देती है। यहां पर जो राजसत्ता थी, उसका गुणगान होना बंद हो गया था, क्योंकि भारतेंदु युग में देश प्रेम के साथ में राजसत्ता के गुणगान भी वहां पर मौजूद थे। बात को बहुत ध्यान से समझना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल तोते नहीं बने। हिंदी साहित्य का इतिहास एक इतिहास की भांति भी पढ़ें और काव्य की भांति भी हम पढ़ें। उसके बाद में साथियों, यहां खड़ी बोली का परिष्कृत युग होता है, द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके अगुवा थे, नेतृत्व कर रहे थे। और यहां से भाषा का परिमार्जन हो या भावों का परिमार्जन हो, खड़ी बोली का परिमार्जन हो या प्रखर राष्ट्रीयता की भावना हो, वो हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। उसके बाद में कालक्रम बदलता है और 18 के बाद में 36 तक का जो समय प्रसाद पंत, निराला वर्मा का जो काल आता है, उसको हम छायावाद कहते हैं। ये छायावाद में भी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति हो रही थी, लेकिन छायावादी जो कवि था वो राष्ट्रीय अभिव्यक्ति कर रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांस्कृतिक जागरण की बात भी वो कर रहे थे, लेकिन वो उसका स्वर जो था वो रहस्यात्मक था, रहस्यात्मकता थी, और रहस्यात्मकता के साथ में राष्ट्रीय भावना थी। ये राष्ट्रीय भावना यूं कहूंगा, इसके लिए कोई शब्द, एक शब्द नहीं दिया जा सकता कि ये दबी हुई थी या प्रखर थी। राष्ट्रीय भावना थी उनके काव्य में। वो राष्ट्र को जगा रहे थे, चाहे प्रसाद हो, चाहे पंत हो, चाहे निराला हो, चाहे महादेव वर्मा हो। लेकिन वह राष्ट्रीय कुछ अलग तरह की बौद्धिकता के साथ अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे थे। कौन? छायावादी कवि। अब छायावाद के बाद में इस छायावाद के समानांतर जो काव्य धारा चली,
ये छायावाद के समानांतर जो काव्य धाराएं चली, उनमें 3 काव्य धाराएं थी और एक काव्य धारा जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसको हम राष्ट्रीय काव्य धारा का नाम दे रहे हैं। तो फिर यहां पर इसको राष्ट्रीय काव्य धारा नाम से क्यों उपमित किया? साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो काव्य धारा है, इसमें चाहे आप माखनलाल चतुर्वेदी को ले लें, माखनलाल चतुर्वेदी को ले लें, एक भारतीय आत्मा, आप माखनलाल चतुर्वेदी को ले लें, आप रामधारी सिंह दिनकर को ले लें, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन इनका कुरुक्षेत्र जो है वो आधुनिक गीता की उपमा इसको दी गई है। भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के मध्य एक संवाद है, जिसके माध्यम से देशवासियों को उद्वेलित कर रहे हैं, जगा रहे हैं, उठा रहे हैं। चाहे हम बालकृष्ण शर्मा नवीन को ले लें, बालकृष्ण शर्मा नवीन को ले लें, या फिर हम सुभद्रा कुमारी चौहान को ले लें, सुभद्रा कुमारी चौहान को ले लें। मेरी दृष्टि में ये 4 तो स्तंभ है राष्ट्रीय काव्य धारा के। ये केवल ओजस्वी कवि ही नहीं, ये केवल पत्रकार और संपादक ही नहीं, ये जो नाम मैंने लिखे हैं, बोलो माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर जिनको अधैर्य का कवि कहा जाता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत और युवाओं को अपना बलिदान देने का, सर्वस्व न्योछावर करने का आह्वान युवाओं से कर रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, ये 4 लोग ऐसे हैं जो कवि होने के साथ साथ में क्रांतिकारी भी है। और एक प्रखर से प्रखरतम राष्ट्रवाद यहां पर हमें झलकता है, प्रखरतम राष्ट्रीयता, अर्थात इनका काव्य बाद में है, साहित्य की श्रेणी में हम इनको बाद में लेंगे, पहले हम ये कहेंगे कि क्रांतिकारी थे। मैं एक एक कवि को जब पढ़ाऊंगा तब आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में ये एक केवल इनका काम कवि कर्म नहीं था कि भोले भाले कवि और शब्दों के साथ खेलने वाले। इनका काम राष्ट्रीय जो धारा जो चल रही थी, जो अंग्रेज हमें जो दबा रहे थे, और ये समय जब राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति का समय था, इस समय में किस प्रकार से ये क्रांतिकारियों के साथ, यहां तक कि माखनलाल चतुर्वेदी तो गर्म दल के एक तरह से वो सदस्य थे और उन्होंने ये शपथ भी ली थी, जो है लहू से हस्ताक्षर किए थे, और हमेशा कहते हैं कि इनके जो है कमर के जो है वहां पर जो है वो पिस्तौल रहती थी। तो ये केवल कवि नहीं थे, ये राष्ट्रीय भावों के एक उग्र व्याख्याता मैं इनको कहूंगा। हालांकि इनके साथ में जब राष्ट्रीय काव्यधारा की हम बात करेंगे, इस राष्ट्रीय काव्यधारा में जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, और केदारनाथ मिश्र और देवकीनंदन विभव इत्यादि 8-10 लोग हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय काव्यधारा जो है यह सामान्य काव्यधारा नहीं थी। इस काव्यधारा के ये 7-8 नाम जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसमें 4 तो याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी काव्य सर्जना निश्चित रूप से यूं कहूंगा कि एक धधकती हुई ज्वालाएं हैं, जिसमें कोई भी जिसके खून में उबाल नहीं हो, रक्त में उबाल नहीं हो, उसको पढ़ करके और वह जो है राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत हो जाते हैं। साथियों, पुष्प की अभिलाषा, मुझे आप लोग बताएंगे पुष्प की अभिलाषा जो है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, किसकी रचना है? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है बताओ? आगे इसके बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा। पुष्प की अभिलाषा और एक रचना एक फूल की चाह, एक फूल की चाह, ये किसकी रचना है? कोई बताएगा? पुष्प की अभिलाषा माखन जी की है, बिल्कुल सही है। मैं ये बीच में क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपको ये कह रहा था कि एक ठंडे खून में उबाल लाने वाली रचनाएं, उस समय के जो क्रांतिकारी जो थे, जो देश के सच्चे सपूत जो थे, जिनको आज हम शहीद कहते हैं और जिनके बल पर यह स्वतंत्रता हमें मिली है, उनके लिए वो एक तरह से पथ प्रदर्शिकाएं थी इनकी कविताएं। एक जगह कथन आता है कि पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। कलकत्ता के हुगली नदी जो है उसके किनारे पर कुछ शहीदों के शव मिले, और जब उन शवों को जब लाया गया और उनकी जब जेब में देखा गया तो उनकी पॉकेट में
माखनलाल चतुर्वेदी की जो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसकी प्रतियां मिलती है, अर्थात वो अपना आदर्श मानते थे। ये अभी कोई भी बीच में प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्न बाद में करेंगे बेटा हरीश, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। आज का जो व्याख्यान है सामान्य व्याख्यान नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इस धारा से जोड़ रहा हूं, 8-10 कवियों का पूरा व्यक्तित्व बताने वाला हूं। तो मैं ये कह रहा था कि कलकत्ता की हुगली नदी के पास में जब शहीदों के शव मिलते हैं और उसकी जब जो खोजबीन की जाती है, उस खोजबीन में उनकी पॉकेट में पुष्प की अभिलाषा कविता की पंक्तियां मिलती है। और इसलिए मैंने कहा यह राष्ट्रवाद से भी ऊपर प्रखर राष्ट्रवाद की बात होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा, साथ साथ में समझाता जाऊंगा और आज हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इसको। माखनलाल चतुर्वेदी का संपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ाऊंगा और साथ में उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सीधा आपको इतना नाम देकर के लिखो माखनलाल चतुर्वेदी कहने वाला नहीं हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की उपमा इसको दी जाती है। देखिए सांस्कृतिक क्या होती है, जो दो संस्कृतियों को मिलाती है, और राष्ट्रीय का मतलब है जो राष्ट्र के अंदर जो जनभावों को जगाती है। तो इस संस्कृति का मिलन था, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह काव्यधारा भी छायावाद के समानांतर चलती रही। जहां छायावाद के कवि ये छायावाद के समानांतर चलती रही है। कौन सी काव्यधारा? राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा, कोई अलग से समय नहीं है इसका। जैसे हमने ममता बता दूंगा बेटा, हालावाद का जो समय हमने निर्धारित किया था 1933 से 1936, लेकिन इसका कोई हम समय निर्धारित नहीं कर सकते कि ये जैसे छायावाद एक हिंदी में युग है, छायावाद हिंदी में एक पृथक काव्यधारा है। इसको मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा जो है वो छायावाद के साथ में चल रही थी, क्योंकि जब हम माखनलाल चतुर्वेदी को देखते हैं तो इनकी भी जो आरंभिक 2 काव्य संग्रह जो चतुर्वेदी जी के आते हैं वो छायावादी प्रभाव से निश्चित रूप से ओतप्रोत है, और इसलिए हम इसको केवल पढ़ने की दृष्टि से नया नाम दे रहे हैं। क्या नाम है? राष्ट्रीय चेतना, एक ऐसी चेतना जिसको मैं कहूंगा उग्र चेतना। उग्र चेतना के वाहक थे, उग्र चेतना के वाहक थे ये। जहां छायावाद के कवि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की सीधी अभिव्यक्ति प्राय नहीं करते थे, क्योंकि रहस्य था और रहस्य के माध्यम से वो अपनी बात कह रहे थे। वहीं इन कवियों ने देशभक्ति के भाव से भरकर राष्ट्रीय गीत रचे, और केवल राष्ट्रीय गीत ही नहीं रचे, इन्होंने तलवार भी उठाई, इन्होंने बंदूक भी उठाई, और इन्होंने उसका नेतृत्व भी किया। जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय जिस तेजी से चल रहा था, आप लोग सोच सकते हैं उस नेतृत्व का जो है, उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग कौन थे? ये राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा के लोग थे, जिनको मैं माखनलाल चतुर्वेदी कह रहा हूं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है, सियाराम शरण गुप्त हैं, सोनलाल द्विवेदी हैं, केदारनाथ मिश्र हैं। ये वो लोग थे। जनसाधारण में इनका प्रभाव छायावाद से कहीं ज्यादा था। देखो छायावादी जो साहित्य था ना, वो साहित्य के लिए साहित्य था। किसके लिए? साहित्य की परिधि में लिखा गया साहित्य था, यूं कहूंगा। साहित्य की परिधि में लिखित साहित्य जो है वो छायावाद है। इस छायावाद में रहस्यवाद भी है, इसमें प्रतीकात्मकता भी है, लाक्षणिकता भी है, इसमें राष्ट्रीय चेतना भी है, प्रकृति वर्णन भी है, प्रणय की अनुभूति भी है, कल्पनाओं की विवृत्ति भी है, तमाम चीजें हैं। लेकिन ये जो साहित्य था, कौन सा? राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा। ये पहले देश प्रेम था, और देश प्रेम के लिए साहित्य लिखा गया। देश प्रेम के लिए, या साहित्य के लिए साहित्य नहीं रचा गया, देश प्रेम के लिए साहित्य रचा गया। इस युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य में 2 भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है। ये जो युग है जिसमें मैं ये 8 लोगों की बात कर रहा हूं, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य में 2 भावनाएं पूरी शक्ति के साथ में चलिए। क्या? एक ओर तो कवियों ने भारत को आंतरिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए देश का आह्वान किया। जब आप लोग इनको बहुत विस्तार से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। जब मैं माखनलाल चतुर्वेदी की बात करता हूं तो ये स्वतंत्रता से पहले इनका जन्म होता है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक 1966 तक 68 तक जो है इनका जीवन काल रहा। इन्होंने स्वतंत्र भारत भी देखा। उस समय के में भारत की जो विसंगतियां जो थी और उससे पहले की जो विसंगतियां थी उसको दूर करने का प्रयास ये कर रहे थे, पहली चीज। दूसरा, जनता को विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी।
यह सबसे बड़ी बात थी, साक्षात कूद पड़ने की प्रेरणा थी। छायावाद का कवि यह काम नहीं कर रहा था, वो राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा था, लेकिन वो युवकों को मरने के लिए, बलिदान देने के लिए, देश की बलि वेदी पर प्राण न्योछावर करने की बात, वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे थे वो लोग। लेकिन ये लोग कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल राष्ट्र प्रेम को ही मुखरित किया, इन्होंने केवल राष्ट्र के प्रेम को मुखरित नहीं किया, अपितु स्वयं देश की आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया, और इसीलिए इनका नाम है राष्ट्रीय चेतना का विधारा। ये वो लोग नहीं थे जो राष्ट्र प्रेम को केवल शब्दों में लिख रहे थे, ये वो लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में खुद जो हैं देश की अस्मिता और देश को आजाद कराने के लिए खुद उस संघर्ष में कूद पड़े थे। इनकी देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की सच्चाई है। अनुभूति की सच्चाई कैसे होती है? जो हम महसूस कर रहे हैं, एक तो अनुभूति हृदय में आई, कागज पे लिख दी, एक मैंने उसका क्रियात्मक रूप देखा और फिर लिखा, यह है अनुभूति की सच्चाई, और आवेश दिखाई देता है। साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला, देखो 1930 के आसपास यह कविता लिखी गई। माखनलाल चतुर्वेदी वैसे तो अपने जीवन में बहुत बार जेल गए, लेकिन रजिस्टर्ड रूप से 3 बार जाते हैं। 1921 में, 22 में वापस छूट जाते हैं, फिर 23 में जाते हैं, फिर 1930 में जाते हैं। जब 1930 में माखनलाल चतुर्वेदी को एक जो है वो एक इनका निबंध था, माखनलाल चतुर्वेदी का एक निबंध था, उसका नाम था शक्ति पूजा, ये लेख था। ये शक्ति पूजा लेख लिखा और झंडा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया, इसलिए बार बार इनको जेल हो रही थी। जब ये झंडा सत्याग्रह के बाद में जब ये जेल में जाते हैं तो वहां पर एक कैदी के रूप में अपना जीवन बिता रहे थे। उस समय ये कविता लिखी जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि संसार में कोई व्यक्ति किसी की भी अभिव्यक्ति रोक नहीं सकता। बिल्कुल पुष्पा देवी, स्वागत बेटा, बस पढ़ो। इस संसार में किसी योग्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति कोई रोक नहीं सकता। माखनलाल चतुर्वेदी जेल में थे, उस समय इनके पास कोई कागज और पेन नहीं था लिखने का कि अंग्रेज कहे कि लिखो भाई साहब लिख लो, लेकिन ये जेल में थे और जेल में इन्होंने, ये कहते हैं कि जो काली कोठरी जो थी, काले कपड़े पहनाए जाते थे, काली कोठरी थी, उस काली कोठरी में जो इनको बर्तन साफ करने के लिए जो राख मिलती थी, उस राख में कोई कोयले जो आते थे उसको इकट्ठा कर लेते थे और उनको एकत्र करके कैदी और कोकिला नाम की कविता लिखी। रोंगटे खड़ी करने वाली कविता है, आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, सुनिएगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में अपनी अनुभूति को ही एक उच्चतर और लोक सामान्य भावभूमि के स्तर पर व्यक्त करने का प्रयास किया। वो क्या कह रहे हैं, देखो क्या हुआ कि रात का समय था और एक कोकिल मानी कोयल जो है वो किसी पास के वो जो जेल जो थी उसमें ये कैद थे, कौन, माखनलाल चतुर्वेदी, और ये यहां पर जो है अपनी हूक भर रही थी। अब वो कोयल की जो हूक जो थी उसको लक्ष्य बना करके माखनलाल चतुर्वेदी क्या लिखते हैं, वो उस कोयल से प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। ये कैदी और कोकिला जो है कई पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी है, एनसीईआरटी में भी है और कई विश्वविद्यालयों में भी इसको पढ़ाया जाता है। ये एक लंबी कविता है जिसका एक अंश मैं आपको सुना रहा हूं। वो कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अरे कोयल तुम बोल रही हो, लेकिन क्या तुम ये जो मेरी जो स्थिति है उसको नहीं देख पा रही हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, ये जो जंजीर जो है ना ये हमारा गहना है, तू घबरा मत, ये जंजीर हमारा गहना है। ये किसमें साहस होता है कि जंजीरों को गहना, ये वही कर सकता है कोई अत्याचारी, कोई आतंकी, कोई पापी, कोई अपराधी, कोई दुराचारी के लिए जंजीर गहना नहीं होती कभी भी, लेकिन देश प्रेम के लिए मर मिटने का जिसमें मादा होता है उसके लिए वो जंजीरें नहीं, वो गहना बन जाती है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। अच्छा तू हथकड़ियों की बात कर रही है, नहीं ये हथकड़ियां क्यों, ये हथकड़ियां नहीं, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है जो हमें पहनाया गया है, ये ब्रिटिश राज का गहना है भारतीयों के लिए। आगे वो कह रहे हैं कि कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, और कोयल सुन,
यहां पर कोहलू जो जो है पानी के लिए जूतता है, और यहां पर वो कह रहे हैं कि ये कोहलू के स्थान पर, क्योंकि यहां पर कोहलू नहीं है, जो जेल के जो कैदी हैं उन्हीं जेल के कैदियों को जो है कोहलू बना करके उसमें जोता जाता है, कुएं की उसमें पानी खींचने के लिए, और उसकी जो चरक चूं जो है ना, वही जीवन की तान है। हमारे पैर उसी तान पे थिरकते हैं। ये हथकड़ियां नहीं, ये बेड़ियां नहीं, ये जंजीरें नहीं, ये तो हमारा गहना है। और कोहलू की जगह जब हम जूतते हैं, और जो बेलों के जो कंधे पर रखने वाला जो जुआ जो होता है, वो यहां कंधे पर रख करके जब हम उसको चलाते हैं, तो जो चरक चूं आती है वो हमारे जीवन की तान है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट जो है क्या होता है, एक मोटा जो है चमड़े का बना हुआ होता है, जिसको क्या करते हैं जो है अच्छा ये रह गया, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। वो कह रहे हैं गिट्टी अर्थात जो लकड़ी की जो गिट्टी होती है उसमें ठोकने के लिए, उस पर अंगुलियों ने लिख दिए गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। एक चमड़े का वस्त्र होता है, उस चमड़े को वस्त्र को यहां पर पेट पे बांध दिया जाता है, और कोहलू का जो बेल के यहां पर जुआ लगाते हैं वो यहां पर बांध दिया जाता है, और उस कैदी के वहां पर बांध दिया जाता है। तो उसी को वो कह रहे हैं कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। पेट पर जो है जुआ मनी कोहलू के बेल जो है, कोहलू के बेल के कंधे पर लगने वाला जो जुआ है, एक तो जुआ होता है, ये तो खेलने वाला होता है, और ये जुआ होता है जो कोहलू का बेल जो होता है उसके कंधे पे लगता है। उसको लगा करके मैं जो है वो पानी खींच रहा हूं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और मैं क्या कर रहा हूं, ये कुएं से पानी नहीं खींच रहा हूं, मैं कुएं से पानी नहीं खींच रहा हूं, बल्कि हे कोकिला मैं खाली कर रहा हूं ब्रिटिश की अकल का कुआं। यह है लक्षणा कि ब्रिटिश जो लोग हैं उसमें अकड़ जो भर गई है, उसके अकड़ के कुएं को खाली कर रहा हूं। तो इसको आप पहले कवि कहोगे कि क्रांतिकारी कहोगे? आगे चल करके यही माखनलाल चतुर्वेदी जब ये प्रभा, प्रदीप और कर्मवीर जैसी महान पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, हलचल मचा देते हैं पूरे देश प्रेम की, और आसपास के युवाओं को वो आग लगा देते हैं राष्ट्र प्रेम के भावों की, धधकती हुई आग हृदय में लगा देते हैं, और उसी से अभिभूत होकर के हमारा युवा जो है राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ रहा था। आगे वो कह रहे हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे। अब दिन में करुणा जो है क्यों जगेगी हे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए तू रात में आकर के गजब ढा रही हो। ये कैदी और कोकिला से लिया गया है। आगे चल करके वो ये भी कहते हैं कि तू उन्मुक्त गगन में घूम रही है, और मुझे यहां रोना भी मेरे हाथ में नहीं है। तू स्वाधीन है, मैं पराधीन हूं। स्वाधीनता और पराधीनता की जो विचित्र स्थिति है उसको वो वर्णित कर रहे हैं। यह है राष्ट्रीय चेतना का कवि और उसका कमाल। इसके माध्यम से वो देश प्रेम को जगा रहे थे। साथियों, जनमानस में जागरण और संघर्ष के भावों का संचार करने के लिए कवियों ने जनता को मुख्य रूप से ही बताया कि प्रत्येक व्यक्ति असीम अक्षय शक्ति का स्रोत है। जैसा मैं आपको सदैव बताता हूं कि हर व्यक्ति इस संसार में असीम और अक्षय शक्तियों का स्रोत है, हम उसको पहचानते नहीं है। इस काल का कवि यही कर रहा था। वो कह रहा था आवश्यकता इस बात की है कि जो तुम्हारे अंदर असीम और अक्षय जो शक्ति का जो स्रोत है वो सूख गया है, तुम इसे पहचानो और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। बालकृष्ण शर्मा नवीन को कौन नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि निम्न पंक्तियों में चिरदोहित लंबे समय से जो दूहा गया है भारत की भूमि को, चिरदोहित और भिकमंगे भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको जो भिकमंगा भारत बना दिया है, उसको जगाने का प्रयास वो कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ओ भिकमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित। ओ भिकमंगे भारत को संबोधित कर रहे हैं। अरे पराजित, तुम्हारी मानसिकता पराजित की हो गई है, तुम अक्षय शक्तियों के स्रोत हो, तुम्हारे अक्षय शक्तियों का स्रोत सूख गया है। अरे पराजित, ओ मजलूम। मजलूम एक विशेषण है, फारसी का अव्यय है, फारसी का विशेषण है, और उसका अर्थ है जिस पर अत्याचार किए गए हैं, जिस पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ओ मजलूम अरे चिरदोहित, अरे तुम्हें लंबे समय से लूटा जा रहा है। तू अखंड भंडार शक्ति का, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग अरे निद्रा समोहित।
देखो वो भारत के युवा को, भारत के जनमानस को टटोल रहा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कह रहे हैं, ये कई बार पंक्तियां आती है, किसकी पंक्तियां ध्यान रखना। तू अखंड भंडार है शक्ति का, जाग तेरी जो निद्रा में जो समोहित है। किसकी निद्रा? जो गुलामी की निद्रा में तू समोहित हो गया है, वहां से तुझे जागना है। प्राणों को तड़फाने वाली हुंकारों से जल थल भर दे, और इस प्रकार की हुंकार कर तेरे अंदर जो शक्तियों का अक्षय स्रोत है उसको वापस जगा, उसको पहचान, और प्राणों को तड़फाने वाली हुंकारों से जल और थल को भर दे, अर्थात उसको गुंजायमान कर दे। अनाचार के अंबारों में अपना ज्वलित पलिता धर दे। पलिता जो है वो एक तरह से यूं कहूंगा कि जो कोई बम होता है, बम के सामने जो रख करके अपन जो कहते हैं जिसमें आग लगाने की जो बत्ती होती है, उस पलिता जो है धर दे। किसमें? अनाचार के अंबारों में। जो अनाचार के अंबार कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार जो अनाचार के अंबार लगा रही है, धड़े बनाए जा रहे हैं अनाचार के, दुराचार के, पाप के, अपराध के, उन अपराधों में तू ये पलिता लगा दे। पलिता एक इस प्रकार की जो है धधकती ज्वालामुखी कह सकते हैं, एक बत्ती होती है जो है किसी भी बम के आगे लगा करके उसको जो है सुलगाया जाता है, तो पलिता होता है। तो इस प्रकार के भाव जो है इस काल का कवि हमारे जनमानस में भर रहा था। आगे क्या कह रहे हैं देखिएगा। सर्वस्व समर्पण की भावना से क्रांतिकारी आंदोलन में कई युवक युवतियों ने प्राणों की आहुति दी। इससे प्रभावित कविताएं भी लिखी गई। इस संदर्भ में माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो युग चरण इनका काव्य संकलन आगे हम देखेंगे उसमें संकलित है। मैंने अभी आपको कहा कि एक फूल की चाह किसकी कविता है? एक फूल की चाह, एक फूल की चाह ये किसकी है? कोई बताएगा? एक फूल की चाह बताइएगा। तो यहां पर पुष्प की अभिलाषा जो है उसमें वह पुष्प जो है, भारत भूमि का जो पुष्प है, वह अपनी मन की अभिलाषा जो है वो किस प्रकार व्यक्त कर रहा है। पुष्प के रूपक के माध्यम से भारतीय जनमानस को, भारतीय वीरों को उद्वेलित करने के भाव यहां पर माखनलाल चतुर्वेदी हमारे सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं, चाहा नहीं मैं सूरबाला के, गहनों में गूंथा जाऊं। बोलिए मेरे साथ, चाहा नहीं मैं सूरबाला के, गहनों में गूंथा जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहा नहीं सम्राटू के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। सियाराम शरण गुप्त है, बिल्कुल सही है। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना है वनमाली, मुझे तोड़ लेना है मनवाली। उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। चाहा नहीं सूरबाला के, चाहा नहीं सूरबाला के।
समझाने की जरूरत ही नहीं है। वो जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल साफ संकेत इसके माध्यम से आपको मिल रहा है। और मैं कह रहा था कि यही वो कविता थी जो कलकत्ता के हुगली नदी जो है उसके किनारे जो शहीद जो वे थे उनके जो है पॉकेट से इनकी प्रतियां जो है वो मिलती है। ये उस कवि का बड़ा सम्मान है और ये हमारी मातृभूमि के वह सच्चे सपूत जिन्होंने इन शब्दों पर विश्वास करके कि यदि पुष्प की अभिलाषा यह है तो मैं तो सच्चा देशभक्त हूं। अरे एक अचेतन होते हुए वो इस प्रकार से जो है, ये पुष्प कौन है? ये वीर रूपी पुष्प है जिसके माध्यम से जो अभिलाषा की गई और ये पूरे देश में एक जो है ज्वलंत राष्ट्रभक्ति को जगाने में काम आई। ये जो राष्ट्र कवि जो थे इस काल के जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, हरिश्चंद्र, ये हमारे प्राचीन युग पुरुष थे और उनके उज्जवल जो चरित्र है उनको उदाहरण देकर, उनके माध्यम से उदाहरण देकर के जनता में वो आस्था पैदा करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के एक भाई हैं, अनुज है, और वो उनकी एक कविता है बापू, उसमें वो क्या लिखते हैं सुनिएगा। प्राप्त इस दूर के अतल से सत्य हरिश्चंद्र की अटलता, मानी बापू जो हैं उसमें सत्य हरिश्चंद्र की अटलता है। लब्ध इसे तारागढ़, इसे मानी इनको, बापू को लब्ध मानी प्राप्त हुई है ताराग्रह मंडल से, श्री ताराग्रह मंडल से जो है इनको एक अटलता, इनको एक ऊर्जा ओज की प्राप्ति हुई है। श्री प्रहलाद की अनंत भक्ति, प्रहलाद की भक्ति भारत की संस्कृति में बड़ी समुज्वल है, तो कहा कि श्री प्रहलाद की अनंत भक्ति समुज्वला, क्रुद्ध कुरुक्षेत्र के समर में सादा है अकाम जान कर्म योग इसने। अकाम अर्थात जिस बिना किसी स्वार्थ के और कर्म योग की साधना कर रहे हैं वो, क्योंकि क्रुद्ध कुरुक्षेत्र के समर में, वही कुरुक्षेत्र एक रचना भी है जो रामधारी सिंह दिनकर की, जो अभी मैंने बताया कि आधुनिक युग की गीता कहलाती है, और कुरुक्षेत्र का वह युद्ध जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चलता है, तो उसके माध्यम से इन्होंने कर्म योग की साधना की है। पुण्य रत्न 5 जन्य स्वर में, ये 5 जन्य जो है विष्णु का एक जो है वो था अपना जो है शंख था, जो महाभारत काल में श्री कृष्ण के पास था, ऐसा वर्णन आता है। तो पुण्य रथ 5 जन के वो जो शंख नाद जो है वो 5 जन्य स्वर में जीवन का पाया है अमर योग इसने। तो इस प्रकार जो है वो हमारे जो पुरातन जो प्रतीक थे उसके माध्यम से हमारी देशभक्ति को वो उद्वेलित कर रहे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग और बलिदान की प्रेरणा देते हुए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग और बलिदान की प्रेरणा देते हुए हम हमारे युवकों से, हमारे जनमानस से वो क्या कह रही हैं? विजयनी मां के वीर सुपुत्र पाप के असहयोग ले ठान, पाप से असहयोग ले ठान, हे विजय होने वाली मां के वीर सुपूत, तू पाप से असहयोग ठान ले, मानी पाप का भागी मत बन, पाप का साथ मत दे, गूंजा डाल स्वराज्य की तान, अपना राज्य होना चाहिए और यहां से ये जो फिरंगी है इनको बाहर जाना चाहिए। गूंजा डाल स्वराज्य की तान और सब हो जावे बलिदान, ये स्वराज्य की तान में चाहे सब कुछ न्यौछावर हो जाए वो भी चलेगा, लेकिन जो है वो छिप कर के बैठना हमें नहीं है। इसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी देश के युवकों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर मिटने के लिए प्रेरित किया है। वो क्या कह रहे हैं? हे बलिवेदी सखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन क्षण क्षण, ये बलिवेदी जो है ये प्रज्वलित है और ये ईंधन मांग रही है क्षण क्षण। देखो कितना रोंगटे खड़े करने वाली बात है। वो ईंधन क्या बनेगा? वीर जो सच्चे सपूत, जो देश के भक्त हैं, जिनको अपने देश की राष्ट्रीयता प्रिय है, जो स्वराज्य जिनको प्रिय है, वो जो है उनको युवाओं को जो है वो कर रहे हैं, उद्बोधित करते हुए कह रहे हैं, हे बलिवेदी सखे प्रज्वलित, ये हमेशा प्रज्वलित है और मांग रही ईंधन, ये हर वक्त तुम्हारी बलि मांग रही है। आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन, अपने यौवन का ईंधन लगा दो, अर्थात देश को आजाद करने के लिए मर मिट जाओ, भस्मसात हो जाने दो ये प्रबल उमंगें जीवन की, जो जीवन की उमंगें हैं उसको इसमें भस्मसात हो जाने दो। अरे सुलगने दो बलिवेदी, चढ़ने दो बलि जीवन की। इस प्रकार की जो यूं कहूंगा कि जो उद्दात और उद्दाम, जो धधकती हुई राष्ट्र भावना जो है वो हमें इसी काल के कवियों में, और विशेष करके ये जो 3-4 लोग मैंने बताए, हालांकि मैंने आपको कहा कि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य की एक नई चाल जो थी
वो निश्चित रूप से उस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां जो थी और साहित्य को एक जो काम करना चाहिए था उस युग में, वह निश्चित रूप से उस समय का कवि कर रहा था। लेकिन यह विशेष करके वो काल था जब हमारे देश का एक कवि नहीं, वो क्रांतिकारी ज्यादा था और क्रांतिकारी कवि बनकर के हमारे जनमानस को वो जो है ललकार रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नायक नायिकाओं पर बहुत सी चरित्रमूलक कविताएं लिखी गई। इनमें सबसे प्रसिद्ध सुभद्रा कुमार चौहान की झांसी की रानी आप सब जानते हैं। हालांकि कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि झांसी की रानी कविता किसकी है। ये तो खैर बहुत सरल सी बात है और ये सबको आपको याद होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार के जो भाव है वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये जो राष्ट्रीय चेतना जो थी वो हिंदी के जो बाकी कालखंड, अर्थात जब मैं ये कहूंगा कि अपन जो है 1850 या 57, जहां से भी मैंने आपको एक मानक समय बताया है, भाई 50 में भी शुरू है, 57 में भी शुरू है और 1857 से लेकर के जो है 1930 के आसपास और उसके बाद का, अर्थात ये 60 मानी 40 और करीबन करीबन 70 वर्षों में जो हिंदी की जो संवेदना जो थी, हिंदी के कवि की जो संवेदना थी, जो राष्ट्रभक्ति के माध्यम से हमारे देश को आह्वान कर रहे थे, प्रथम आह्वान भारतेंदु युग में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो आह्वान प्रखर से प्रखरतम होता चला गया और राष्ट्रीय चेतना का काव्यधारा में इस प्रकार की जो है हमें जो है साहित्यिक विशेषताएं देखने को मिलती है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज इस व्याख्यान में माखनलाल चतुर्वेदी की। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं प्रणाम करेंगे, बिल्कुल प्रणाम के योग्य व्यक्ति हैं। क्यों योग्य हैं? मैं अभी देखिए यहां पर कुछ विशेषताएं मैंने लिखी है कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व, सबसे पहली बात कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, स्वतंत्रता सेनानी, ओजस्वी कवि और बंधन मुक्ति के उपासक। जो भारत माता जो है वो बंधन की बेड़ियों में जो है झुलस रही थी, उससे मुक्ति की उपासना ये लगातार इन्होंने जीवन भर की है। एक महान संपादक, एक महान पत्रकार, प्रभा और प्रताप और कर्मवीर उस समय की सबसे जो है महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पत्रिका मानी जाती थी, उसका संपादन इन्होंने किया। तो एक महान संपादक भी थे, पत्रकार भी थे और कलम के महारथी, जो कलम के माध्यम से किसी भी, मैंने आपको कहा कि जो सुप्त जो खून है उसको बिल्कुल धधका करके और जो है राष्ट्रभक्ति के लिए तत्पर कर दे, इसलिए कलम के महारथी। एक भारतीय आत्मा, तो इनका नाम है ही है। ये एक भारतीय आत्मा क्यों है, आगे चल के हम बात करेंगे कि इन्होंने बहुत सारे उपनामों से कविताएं की है। शायद मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी ने जितने छद्म नाम से कविताएं करी हैं और किसी ने नहीं करी। ये जो हम इनका जो साहित्य देख रहे हैं, इस साहित्य से भी और न जाने कितना ही साहित्य जो था वो हो सकता है आज हमारे साथ में नहीं हो, हमारे पास में नहीं हो, लेकिन इन्होंने अनेक छद्म नामों से जो है, इनका काम एक ही था, कविता करना इनका काम नहीं था। वास्तव में इनका जो जीवन है वो मैं आगे बात करूंगा। ये एक अध्यापक से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, बाद में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, गांधी जी से इनका साक्षात मिलन हुआ और वहां उसके बाद में ये स्वतंत्रता की जो है स्वतंत्रता सेनानियों की जो फौज जो थी, विशेष करके गर्म दल, उसमें ये सम्मिलित हो जाते हैं। और इस प्रकार इनके जीवन में जो है अनेक बाधाएं आई, लेकिन ये हमेशा लिखते रहे। इतने स्वाभिमानी थे कि जिस कांग्रेस से इनका नाता जो था, 1935 ईस्वी के आसपास इनके कोई स्वाभिमान को ठेस लगी और उन्होंने तुरंत उसको छोड़ दिया। किसी पद की लालसा इनके जीवन में कतई नहीं थी। तो ऐसा एक सामान्य शिक्षक, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, यह भी बड़ा आश्चर्य की बात है। और इतने पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी जब वो जेल में जाते हैं तो अंग्रेज जज जो था उसके सामने स्वयं अपनी जो बहस जो है वो अंग्रेजी माध्यम से कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इनको हो सकता है कि उस समय और ज्यादा सजा मिलती, लेकिन इनकी बहस से वो प्रभावित हुआ और इन्होंने जो अकाट्य जो तर्क दिए कि क्या मातृभूमि की रक्षा करना एक भारतीय नागरिक का दायित्व नहीं है, इस प्रकार उन्होंने उन्हीं की भाषा में जो जवाब दिया, बड़ा प्रखर व्यक्तित्व था। और साथियों, इनका जो भाषण कला जो थी उसमें बड़े महारथी थे। आगे हम बात करेंगे। इनकी जन्मभूमि जो है वो देखिएगा, जो है इनकी जन्मभूमि जो है वो बाबई है। महात्मा गांधी इनकी जन्मभूमि में आते हैं और इसलिए आते हैं, वो कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं
कि हमारे युग के और हमारे जितने भी साथी हैं उसमें कोई वक्ता है एकमात्र, तो वो तो माखनलाल ही है। और इसकी जन्मभूमि पर मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे लिए वो एक तीर्थ के समान है। ये शब्दों की जो अभिव्यक्ति का जो इनके पास जो कौशल जो था माखनलाल चतुर्वेदी के पास में, वैसा किसी के पास नहीं था। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे छद्म नामों से इन्होंने कविताएं लिखी और उसमें एक भारतीय आत्मा, ये इनका उपनाम जो था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ? 4 अप्रैल 1890 ईस्वी को हुआ। और कहां हुआ था? होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, बाबई गांव में इनका जन्म होता है। और निधन 30 जनवरी 1968 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनका जो है जीवन परिचय मैंने आपके सामने रखा है। पिता का नाम नंदलाल था और वहीं पर एक प्राइमरी स्कूल जो थी उसमें शिक्षक बताए जाते हैं नंदलाल जी, नंदलाल चतुर्वेदी। और इनका परिवार जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए स्वभावतः यूं कहूंगा कि स्वभावतः चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व में जो वैष्णव पद जो थे वो कंठस्थ हो गए। साथियों, छोटी अवस्था में ही इनका जो विवाह जो है वो ग्यारसी देवी से हो जाता है। और ग्यारसी देवी जो है कुछ समय तक ही इनके साथ रह पाई और मृत्यु के कारण इनका निधन हो जाता है। एक पुत्री हुई थी, उसका भी निधन हो गया और इन्होंने जीवन में अकेला रहना स्वीकार किया और शब्दों की साधना और देश की साधना करना ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य इन्होंने बना लिया। पिता का नाम नंदलाल था। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए स्वभावतः चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व में वैष्णव पद कंठस्थ हो गए। ग्यारसी देवी जो है इनकी पत्नी थी। चतुर्वेदी जी श्री गोपाल, भारत संतान, कुछ नहीं, सुधार प्रिय, पशुपति, एक विद्यार्थी, एक भारतीय प्रजा, तरुण भारत, एक उच्च शिक्षित, श्री विश्वव्याप्त, वनवासी, वनमाली एवं एक भारतीय आत्मा इत्यादि अनेक छद्म नामों से ये कविताएं लिखा करते थे। कितने नाम! मैंने अभी अभी कहा कि हिंदी साहित्य में मेरी समझ में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इतने छद्म नामों से कविताएं की हो। कितने नाम है! श्री गोपाल, भारत संतान नाम से लिखते थे, कुछ नहीं नीचे लिख देते थे, कुछ नहीं। और सुधार प्रिय, पशुपति, एक विद्यार्थी, एक भारतीय प्रजा, तरुण भारत, एक उच्च शिक्षित, श्री विश्वव्याप्त, वनवासी, वनमाली इत्यादि अनेक नामों से जो है तरुण भारत ये भी था, एक उच्च शिक्षित था ही था। तो ये इस प्रकार से जो है बहुत अलग अलग नामों से जो है, कई बार जो है केवल भारतीय के नाम से भी लिखते थे। तो ये कविताएं लिखते थे, लेकिन इसमें एक भारतीय आत्मा जो है वो इनका नाम जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, युवावस्था में चतुर्वेदी जी पर सैयद अली मीर, स्वामी राम तीर्थ और पंडित माधवराव सप्रे, ये माधवराव सप्रे जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनके जीवन में। और कहते हैं कोई एक निबंध माला आयोजित कराई थी, उसमें एक निबंध लिखा था और उसमें ये प्रथम आए थे। और माधवराव सप्रे जो है इनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन 3 वर्ष बाद में इनका मिलन हुआ था। माधवराव सप्रे का विशेष प्रभाव पड़ा था। पंडित माधवराव सप्रे को जो है माखनलाल चतुर्वेदी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। साथियों, 12 मई 1921 ईस्वी को राजद्रोह में ये गिरफ्तार कर लिए गए इनको, जहां से इनको 1922 ईस्वी में कारागार से मुक्ति मिली। तदनंतर चतुर्वेदी जी को 1923 और 1930 ईस्वी में भी वापस जेल जाना पड़ा। 1927 ईस्वी में भरतपुर में संपादक सम्मेलन के ये अध्यक्ष बने थे। उस समय के जो पत्रिकाएं जिनका योगदान जो है स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अत्यधिक था, उसका ये अध्यक्ष बन गए थे। 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हरिद्वार अधिवेशन हुआ था उसकी भी इन्होंने अध्यक्षता की। ये भी आपको ध्यान रखना है। सम्मान और पुरस्कार देखिएगा, 1947 ईस्वी में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिम किरीटनी जो इनका काव्य संग्रह है, इस हिम किरीटनी काव्य संग्रह के लिए इनको देव पुरस्कार, देव जो है एक इतिहासकार है, इतिहासकार क्या ऐतिहासिक व्यक्ति है, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता। उस समय तो शायद इनको 1000 रुपए के आसपास मिलते थे, आजकल तो इस पुरस्कार में भी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हिम तरंगिणी जो कविता संग्रह के लिए 1900, देखो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, ये दोनों कविताएं जो हैं इनकी छायावादी स्वर में है, छायावादी स्वर में है, ये भी आप ध्यान रखोगे।
हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी। ये कविता संग्रह के लिए 1954 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये साहित्य अकादमी, हिंदी में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार जो है वो इन्हीं को मिला है 1954 में। कहीं कहीं पर 1955 भी है, लेकिन जो प्रामाणिक पुस्तकें जो हैं उसमें 1954 ईस्वी ही लिखा गया है। तो कौन सी कृति पे मिला है? हिम तरंगिणी जो इनका कविता संग्रह है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको ही मिला है। 1959 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय ने साहित्य सेवा के सम्मान में इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। मैंने आपको कहा कि ये बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। कहा यहां तक जाता है कि इनकी औपचारिक जो शिक्षा थी वो तो केवल जो है मिडिल स्कूल तक थी, लेकिन फिर भी इनको अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिली। लेकिन यूं कहूंगा कि जब आत्मबोध जग जाता है तो सारी जो विश्वविद्यालय और विद्यालय जो शिक्षाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चली जाती हैं। तो 1959 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश में आप सभी साथी जानते हैं। अच्छा, एक मध्य प्रदेश में यदि आप साथी कुछ जानते हैं या वहां से मुझे कोई सुन रहा है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी जो शिक्षण संस्थान है वो इनके नाम पर है। इन्होंने अपने जीवन में न केवल राष्ट्र के लिए चिंतन किया, इन्होंने नारी उत्थान के लिए चिंतन किया, इन्होंने शिक्षा की बात कही और यहां तक कही कि जब तक भारत में ये विदेशी शिक्षा चलेगी तब तक भारत का उत्थान नहीं हो सकता। भारत की शिक्षा जो है वो देशी भाषाओं के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, तभी भारत जो है, भारत का बच्चा एक भारतीय व्यक्ति बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। तो ये बड़े जबरदस्त प्रखर व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 1963 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। संपादन को किस किस का किया है? तो साथियों, अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ किया चतुर्वेदी जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वाधीनता सेनानी जैसी भूमिका इन्होंने निभाई है। ये मैं कहूंगा कि वो अपने जिस प्रकार से बहुत सारे लोग सीधे मार काट धाड़ में भाग लेते थे, भारतीय देश प्रेमी जो थे, जिनको हम शहीद कहते हैं, ठीक वैसे ही इनका जो मामला जो था वो बंदूक से ज्यादा उस समय के जो जनमानस जो था उसकी भावनाओं में, उनके हृदय में राष्ट्रभक्ति का बीज बोना था और उन्होंने माध्यम बनाया पत्र पत्रिकाओं को, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रभा जो पत्रिका जो थी उसका, प्रताप का जो गणेश शंकर विद्यार्थी की थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी जब जेल में चले गए थे उसके बाद में इसका संपादन इन्होंने जो है बिल्कुल इसको विचलित नहीं होने दिया, और जिस प्रखरता से प्रताप पत्र निकला करता था वैसे ये निकलता जो है जारी रहा। कर्मवीर उस समय की सबसे प्रखर पत्रिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे पत्रों का इन्होंने संपादन किया। 1913 ईस्वी में प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया। यह पत्रिका पहले चित्रशाला प्रेस पूना से और बाद में प्रताप प्रेस कानपुर से फिर छपने लगी थी। बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं इसके सामने आ जाती थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। 17 जनवरी 1920 ईस्वी से लेकर 11 जुलाई 1959 तक, इतना लंबे समय तक चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर साहित्य पत्र का संपादन किया। साथियों, हालांकि यह भी तथ्य है कि 17 जनवरी 1920 ये एग्जैक्ट डेट है, और इसी डेट को इन्होंने संपादन संभाला था और संपादकीय भी लिखा। उसके 2 वर्ष बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने त्याग पत्र देकर के वापस ये जो है प्रभा पत्रिका की तरफ चले गए थे, लेकिन वो कोई बहुत लंबा अंतराल नहीं था। इसलिए हमारे जो आलोचक हैं वो 17 जनवरी 1920 से लेकर के 11 जुलाई 1959 तक, ये संपूर्ण जब तक स्वतंत्र भारत में भी ये निकलती रही, 1959 तक आती है कर्मवीर पत्रिका, तो उसका संपादन विशेष करके इन्होंने किया। कर्मवीर अपने समय का एक अत्यंत प्रखर और तेजस्वी पत्र था। जिस प्रकार प्रताप पत्र के बारे में आप लोग सुनते हो, वैसे ही कर्मवीर पत्र भी उस समय का स्वतंत्रता का रक्षक पत्र ये कहा जाता था। इसे कांग्रेस के गर्म दल का समर्थक माना जाता था, और ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी भी जो है गर्म दल के ही ये जो है समर्थक थे। गांधी जी से जब इनका मिलना हुआ, जब आपस में बातचीत हुई, यहां तक कि नेहरू जी भी इनके पीछे ही रहते थे जब ये अगवा होते थे किसी आंदोलन में, ऐसा हमारे इतिहास में आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब गांधी जी के साथ इनकी वार्ता हुई, जब भेंट हुई, और जब इन्होंने देश की जो वर्तमान स्थिति थी उस पर जिस प्रकार का विचार विमर्श किया, और उसके बाद में जब गांधी जी अहिंसा के मार्ग पे चले और कहा कि अहिंसा के माध्यम से ही हमें देश को जो है स्वतंत्र कराना है,
माखनलाल चतुर्वेदी, मैंने आपको कहा कि गर्म दल के सदस्य थे, लाल बाल पाल आप सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने यहां तक कि कर्मवीर पत्रिका में गांधी जी का कोई भी वक्तव्य छापने से मना कर दिया था, और इसलिए यहां पर यह लिखा गया है कि कर्मवीर जो पत्र जो था, साप्ताहिक पत्र था, जो अत्यंत प्रखर था और ये तेजस्वी पत्र था, अहिंसा के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी, यह आपको ध्यान रखना है। 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद, ये 2 साल हो गए थे, 20 के बाद में 2 साल और उसी समय की कोई बात है, गिरफ्तारी के बाद प्रताप जो है, ये प्रताप भी साप्ताहिक पत्र था, उसका संपादकीय कार्यभार इन्होंने संभाला। ये प्रताप पत्र में अपनी कविताएं एक भारतीय आत्मा नाम से लिखा करते थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, जो कैदी और कोकिला, जो इनकी जो कविता जो थी कैदी और कोकिला, वो इसी में छपी थी। कैदी और कोकिला, यह भी आपको ध्यान रखना है, वो इसी में छपी थी, और ये कोयले से लिखी गई थी कैद में जब ये थे। तो ये प्रताप पत्र में अपनी कविताएं एक भारतीय आत्मा नाम से प्रकाशित कराते थे, बाद में यही नाम इनके उपनाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का एक कथन है जो इनको जानने में आपको मदद करेगा। वो कहते हैं, माखनलाल जी की राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ान भर नहीं है, वो केवल आदर्शवादी बातें नहीं करते। देखिए, जब हम रीतिकाल की बात करें, थोड़ा प्रसंग से मैं हटा रहा हूं, तो रीतिकाल में रीतिबद्ध जो कवि थे वो प्रेम की कविताएं तो कर रहे थे, लेकिन उनका प्रेम अपना नहीं था, किराए का प्रेम था। उसी प्रकार जब कुछ बहुत सारे हमारे हिंदी के कवि ऐसे हो सकते थे जिन्होंने कविताएं लिखी देश प्रेम में, लेकिन हो सकता है कि उनमें वो साहस नहीं था। तो यहां पर धीरेन्द्र वर्मा ये कह रहे हैं कि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में केवल आदर्श और थोती उड़ान भर नहीं है, वो स्वयं जो है उस काम को करते थे। कई विदेशों से एक जो है कर्मवीर जो पत्रिका जो थी, उसमें जो है उस समय जब चलती थी, तो एक पुस्तक जो है, उस पुस्तक में एक पिस्तौल छिपा करके लाए गए, और बाद में पता चल गया अंग्रेज अधिकारियों को कि यहां पर एक पिस्तौल आई है जो विदेशों से आई है। और जब छापे खाने पर जो पुलिस जो है, अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी जो है, उसकी गहन जांच पड़ताल के लिए आते हैं, तब माखनलाल जी जो है अपने कर्मचारी को कहते हैं कि आप जो है वहां पर बैठ जाइएगा, इस पुस्तकालय में बैठ करके उसी किताब को पढ़ो जिसमें वो जो है इस प्रकार का खांचा बना करके जो पिस्तौल डाली हुई थी उसको पढ़ते जाओ। अंग्रेज अधिकारी आए, उन्होंने सारी किताबें जो हैं वो नाटक करते रहे, बैठ के पन्ने उलटते रहे, और उसी में पिस्तौल थी। तो वो अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो चले गए, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। इस प्रकार की जो चीजें थी, इसलिए जो है राष्ट्रीय कविताओं में केवल आदर्श की थोती उड़ान हमें माखनलाल चतुर्वेदी में नहीं देखने को मिलती है। इन्होंने खुद ने उस स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान भी निभाया है। इन्होंने खुद राष्ट्रीय संग्राम में अपना सब कुछ बलिदान किया है। इसी कारण इनके स्वरों में बलिपंथी मानी बलि पथ का ये कहते थे कि मैं तो बलि देने वाले पथ का व्यक्ति हूं, कि सच्चाई है, निर्भीकता है और कष्टों के झेलने की अदम्य लालसा की झंकार भी इनमें देखने को मिलती है। तो अब हम इनकी काव्य रचनाओं की बात करेंगे। ये 2 काव्य रचनाएं मैंने आपको बताई कि छायावादी प्रवृत्तियों से मिलती जुलती है। तो कौन कौन सी है? सारी महत्वपूर्ण है, यूं नहीं कि आप इनमें से महत्वपूर्ण कुछ छांट लो, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है। हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, माता बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इनका 1951, युग चरण 1956, समर्पण 1956, वेणु लो गूंजे धरा, लो का मतलब है तरे, वेणु की भांति ये जो है धरा जो है वो गूंज रही है, वेणु लो गूंजे धरा 1962 ईस्वी, मरण ज्वार 1963 ईस्वी। ये इनकी कविता भी है, कविता संकलन भी है, और इसका संपादन किया है श्रीकांत जोशी ने, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण है बिजुली काजल आंज रही 1964 ईस्वी में, और उनके जो है क्योंकि 1968 में इनका निधन हो जाता है, और चतुर्वेदी जी के निधन के बाद में ये अंतिम रचना इनकी मानी जाती है, काव्य रचना, जिसको हम धूम्र वलय के नाम से 1981 में इसका प्रकाशन होता है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी काव्य कृतियां हैं, इसको आप लोग बड़े ध्यान से आप लोग देखोगे। देखिए, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुली कांजल आंज रही और धूम्र वलय। तो ये 9 रचनाएं जो हैं, इनको सबको आपको याद करना है, और आप चाहे किसी भी श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए सन संबंध भी आपको जो है याद रखना है। चलिएगा, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी इनकी छायावादी कविता संग्रह है।
इन्होंने राष्ट्रीय कविताओं में ओज, त्याग, बलिदान और शौर्य का महत्व दिया गया है। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय कविताओं में ओज का, त्याग का, बलिदान का और शौर्य को महत्व दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी संपूर्ण साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली 10 खंडों में इनका जो संपूर्ण साहित्य है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का संपूर्ण साहित्य जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली नाम से 10 खंडों में संकलित है। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, देखिए यह भी आपको ध्यान रखना है, पुष्प की अभिलाषा भी है और पर्वत की अभिलाषा भी इन्हीं की कविता है। ये कुछ कविताएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार आपसे पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, जेल में लिखी गई थी ये और कोयले से लिखी गई थी। अमर राष्ट्र, दीप से दीप जले, सिपाही, वरदान या अभिशाप और सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार देखिएगा, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, जेल में लिखित, अमर राष्ट्र, दीप से दीप जले, सिपाही, वरदान या अभिशाप और सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये जो कविता जो है ये साथियों, ये सारी की सारी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक शंका आपके मन में आ सकती है और वो शंका ये हो सकती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये तो मैथिलीशरण गुप्त की है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मैथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा में ये एक पंक्ति लिखी है, यशोधरा की पंक्ति है ये। यदि आपसे पूछ ले कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है तो मैथिलीशरण गुप्त है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है तो मैथिलीशरण गुप्त है, यशोधरा में संकलित है, मैथिलीशरण गुप्त है, ध्यान रखिएगा, मैथिलीशरण गुप्त है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस कविता के रचयिता कौन है तो माखनलाल चतुर्वेदी है। यह आपको विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी है। चलिएगा, तो ये बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं जिसके बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलोगे, पुष्प की अभिलाषा है, पर्वत की अभिलाषा है, कैदी और कोकिला है जो जेल में लिखी गई, अमर राष्ट्र है, दीप से दीप जले, सिपाही है, वरदान या अभिशाप है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हर एक कवि का हम गद्य साहित्य जो है वो भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं। नाटक है साथियों इनका कृष्णार्जुन युद्ध। देखिए इनका सबसे महत्वपूर्ण तो यही है जो अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला जो है ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी यहां पर भी ऐसे नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इस पर भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णार्जुन युद्ध 1918 में ये इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, कृष्णार्जुन युद्ध। और कहानी संग्रह है इनका वनवासी, वनवासी नाम से लिखते भी थे, वनवासी वनमाली के नाम से। कला का अनुवाद, कहानी कहास और कहावत, ये हास्य प्रधान कहानी संग्रह, इनका ध्यान रखना। निबंध संग्रह जो है साहित्य देवता है, 1942 ईस्वी में भावात्मक निबंध जो इनके जो थे वह इनमें संग्रह किया गया है। शक्ति पूजा इनका पहला निबंध था, शक्ति पूजा, ये तो निबंध संग्रह है साहित्य देवता, ये शक्ति पूजा जो है इनका प्रथम निबंध माना जाता है और जिसके कारण इन पर जो है राजद्रोह की जो है वो केस भी लगा था। और अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी में, रंगों की बोली ये निबंध है एवं गद्य काव्य है, 1982 ईस्वी में ये आता है। तो ये निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, वनवासी, कला का अनुवाद, कहानी कहास और कहावत, हास्य प्रधान कहानी संग्रह इनका ये माना जाता है। नाटक जो है वो कृष्णार्जुन युद्ध है जो इनकी पहली रचना मानी जाती है, क्योंकि 1889 में इनका जन्म होता है और पहली रचना इनकी यही मानी जाती है। भाषण संग्रह जो है वो चिंतक की लाचारी, भाषण संग्रह, मैंने अभी आपको कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी अपने जीवन के प्रखर वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनको गांधी जी भी रेखांकित करते हैं। भाषण संग्रह जो है वो चिंतक की लाचारी 1965 ईस्वी, आत्म दीक्षा, समय के पांव ये संस्मरण संग्रह है। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध की कथा भी जो है वो ये महाकवि माघ का महाकाव्य है, 22 सर्ग है इसमें। संस्कृत के कवि हैं महाकवि माघ, इनका जो है ये काव्य है महाकाव्य और इसमें 22 सर्ग है। और इसकी जो है शिशुपाल वध, आप समझ रहे होंगे कि महाभारत की कथा है। चूंकि
इनको उस समय इसी प्रकार के भावों की आवश्यकता थी, इसलिए शिशुपाल वध का अनुवाद भी इन्होंने किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समय के पांव, ये संस्मरण संग्रह है इनका, ये आपको ध्यान रखना है। ये संग्रह है, जिस प्रकार महादेव वर्मा जो है अतीत के चलचित्र, अतीत की कड़ियां इत्यादि, जो मैंने आपको बताया कि उनके संस्मरण जो है और जीवनियां बड़ी महत्वपूर्ण है, वैसे ही इनका जो संस्मरण संग्रह है वो है समय के पांव। और चिंतक की लाचारी, ये इनका जो है वो भाषण संग्रह है और एक आत्म दीक्षा है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिशुपाल वध इनका अनुवाद है। साथियों, प्रसिद्ध पंक्तियां, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बार बार यही बात कर रहा हूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण जो चर्चित कविता इनकी रही है जीवन की, कैदी और कोकिला। वो जो प्रसंग में आपको सुना रहा था कि किस प्रकार से वो जो कोयल जो है वो कूक रही है और वो अंग्रेजी जो जंजीरें हैं उनको वो अपने गहना बता रहे हैं, किस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी उस कोयल के सम्मुख अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर यह बात उसी से आगे ली गई है। वो कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, जब वो कैद में थे और कोयल जो है वो कूक रही थी, उस समय वो कोयल से कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठारी नहीं है, कोठरी काली। कि भाई तेरा जो नसीब है उसमें तो हरियाली डाली पर तू रहती है, लेकिन मेरा जो नसीब है उसमें काली कोठरी लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तू अनंत आकाश की उन्मुक्त गगन की ऊंचाइयों में विचरण करती है, जबकि जो है तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी मुझे है गुनाह, अरे तू जब गीत गाती है तब भी लोग वाह वाह करते हैं, और रोना भी है मुझे गुनाह। और यदि मैं मेरी कोई भावनाओं को प्रकट कर दूं, मेरी वेदना को प्रकट करने का भी अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं यहां इनकी कैद में हूं। देख विषमता तेरी मेरी, ये मेरी छूट गया है। अब वो कोयल से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देख विषमता, ये देख विषम जीवन जो है तेरे मेरे जीवन में कितनी विषमता है। तू भले जो है पक्षिणी है, लेकिन तू हरियाली डाल पे बैठती है, मैं जो है काली कोठरी में रहता हूं। तू नभ भर में संचार करती है और मेरा जो जीवन जो है वो 4x4 की इस कैद में बंद है, और मुझे रोने का भी अधिकार नहीं है। मेरी वेदना को मैं प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन तेरा जो गीत जो है वो जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी जो विषमता है उसको देख, जो है कितनी विषमता ये है, और जो है बजा रही तिस पर रण भेरी, और उसी पर तू रण की भेरी जो है वो बजा रही है। साथियों, ये है भाव कि रण भेरी, देखिएगा अब वो वहां अंदर है और कोयल कूक रही है, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को उस कोयल की कूक में भी रण की भेरी उनका खून खोल रहा है कि मुझे बाहर निकाल दे तो मैं रण भेरी, मानो कि ये कोयल मुझे आगाह कर रही है कि तू आ और जो है रण की भेरी शंखनाद कर दे। इस प्रकार कैदी और कोकिला, और जो कि हिम किरीटनी में जो है वो संग्रहित है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिम किरीटनी की कुछ और पंक्तियां, इसी के साथ हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को संपूर्ण करेंगे। वैसे इनका अनंत साहित्य है, जितना पढ़ोगे उतना ही आनंद की सरिता में आप गोते लगाते जाओगे। जो राष्ट्र प्रेमी हैं उनके लिए तो इनका साहित्य जो है उनके कंठ का हार है। लेकिन चलिएगा इस पंक्ति को और देखते हैं। हिम किरीटनी जो उनका काव्य संग्रह है, वो उसमें कहते हैं, मजबूत कलेजों को लेकर इस अन्याय दुर्ग पर चलो, कि कलेजा जो है उसको मजबूत बनाओ और इस अन्याय रूपी जो दुर्ग है उस पर तुम चढ़ो, और चढ़ो ही नहीं, उस पर चलो, तैस नेस कर दो। माता के प्राण पुकार रहे, मातृभूमि के जो प्राण हैं वो पुकार रहे हैं, संगठन करो, अर्थात तुम सब मिलो। तुम इस प्रकार छोटे छोटे भावों में बंद करके, छोटी छोटी स्वार्थों में बंद करके आप जो हैं अलग अलग भावों में मत रहो। माता के प्राण पुकार रहे, मातृभूमि के जो प्राण जो हैं वो तुम्हें मातृभूमि तुम्हारे प्राणों को पुकार रही है, इसलिए तुम संगठन करो, बस चढ़ो चलो, बस चढ़ो चलो। और इसलिए तुम्हें उन अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, उनको तैस नैस करने के लिए हर भारतीय को घर से बाहर निकल करके उस देश की जो बलि वेदी है उस पर प्राणों को न्योछावर कर देना चाहिए। तो साथियों, ये थे राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना काव्यधारा के कवि, जिसमें आज हमने बात करी राष्ट्रीय चेतना जो थी इस काल की किस प्रकार से, किस अर्थों में अलग थी,
और विशेष करके हम 5-7 कवि इसमें पढ़ेंगे, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसी के साथ मैं चलता हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।